नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लास में। दोस्तों डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पर और लेते हैं टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न जो है वह आपका लेव वाइगोत्स्की से है। बात करेंगे पहले प्रश्न की। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए यानी कि असेसमेंट के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना का सिद्धांत लिया। हम इसे बोलते हैं सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास सिद्धांत दिया और इसके अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि बच्चा क्या होता है, बच्चा समाज से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। तो दोस्तों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है दोस्तों याद करना, ठीक है, याद करना। और ऑप्शन डी बहुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। इसका जो आप राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट। बच्चे को सहयोगी प्रोजेक्ट दे करके हम उसे क्या करेंगे, सिखाएंगे। समाज में बच्चा सहयोग लेकर के चीज़ों को सीखता है। आइए दोस्तों लेते हैं टेस्ट सीरीज का दूसरा प्रश्न। अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, दोस्तों आपको आंसर लगाना है, शिक्षक को चाहिए व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो उनसे अगर आप निपटना चाहते हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन बी बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऑप्शन सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल कट जाएगा। बच्चों के लिए कठोर नियम नहीं होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तभी बच्चे सीख पाएंगे। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो समान आकलन और मानक तरीके हों, बिल्कुल नहीं दोस्तों। बच्चों के लिए मानक तरीके तो हों, लेकिन समान, अगर आप समान बच्चों को मानेंगे तो बच्चे को कैसे सिखा पाएंगे। हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को निपटने की बात कर रहे हैं, ना को उनको और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करेंगे। बच्चों को अंकों के आधार पर अलग करोगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं निपट पाएंगे। आंसर जो आपका होगा वह होगा सी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। दोस्तों बच्चों से जब हम बातचीत करेंगे तो उनकी क्या नीड्स हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं, उनको हम जान पाएंगे और फिर हम क्या कर पाएंगे, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी जो भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो उनकी नीड है, उनको हम पूरा कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि क्या हो। ऑप्शन ए इससे विद्यार्थियों में भय तनाव का संचार हो। ऑप्शन बी इससे विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ऑप्शन सी यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। ऑप्शन डी विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन बी, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। यदि किसी क्वेश्चन का बच्चे से आंसर पूछा गया और बच्चा उस चीज़ का आंसर दे देता है, फीडबैक मिल जाता है टीचर को, तो क्या होगा, तो आकलन उद्देश्यपूर्ण माना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होगी। दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की। 2005 में जो शिक्षक की भूमिका है वह क्या है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में है, एक फैसिलिटेटर के रूप में है। टीचर क्या करेगा, अध्यापक केवल बच्चे को फैसिलिटेट करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। बच्चा अपने ज्ञान का खुद निर्माता होता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा क्या होता है, एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। वह खुद खोजबीन करके खुद खोजबीन करके बच्चा क्या करता है, अपनी समझ का क्या करेगा, सृजन करेगा। तो दोस्तों यहाँ आंसर जो हो जाएगा वह एक फैसिलिटेटर के रूप में हो जाएगा, सुविधा प्रदाता के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम आगे है पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं या अधिगम
का एकमात्र निर्धारक होती हैं, यह के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या ऑप्शन डी पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। दोस्तों शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वह विद्यार्थियों के अधिगम में क्या करती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसका राइट जो आंसर होगा वह ए होगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन का, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यानी शिक्षा में अधिगम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है कैसा है, एक वैकल्पिक लक्ष्य है, बी जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, ऑप्शन सी विद्यालयों पर भार बढ़ेगा, ऑप्शन डी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। दोस्तों बात करेंगे विशेष अवस्था वाले बच्चों। विशेष अवस्था वाले बच्चे ऐसे बच्चे जो जैसे विकलांग बच्चों में आ जाते हैं, जैसे दृष्टिबाधित हो गए, अस्थिबाधित हो गए, समाज से तिरस्कृत बच्चे हो गए, ऐसे बच्चे विशेष अवस्था वाले बच्चे कहलाते हैं और ऐसे बच्चों को शामिल करना होगा। एक वैकल्पिक लक्ष्य है, ऑप्शन बी इनमें अक्षमता ना हो वह बच्चों के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वह क्या होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, यानी शिक्षण के प्रति क्या है, दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की क्या है, अपेक्षा रखता है। इसका डी आंसर राइट होगा। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, ये कथन है। दोस्तों विविध प्रकार की कक्षा है जिसमें सारे बच्चे हैं जो सामाजिक अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग उनकी आर्थिक स्थिति है और अलग अलग उनकी संस्कृति कल्चर है। तो ऐसे बच्चे जब एक छत के नीचे जब पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे तो युक्त सभी विद्यार्थियों की अधिगम अनुभव बढ़ती है, ये कथन है। और इसमें आंसर दिया गलत है या फिर आंसर बी है सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बी होगा, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के से अनेक कौशल सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों के साथ खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, सुनने में असमर्थ बच्चा। दोस्तों ऐसा बालक जो सुन नहीं सकता उसके बारे में बात हो रही है। सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के लिए विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, यानी कि ऐसे विद्यालय में भेजा जाना चाहिए जहां बच्चे सुनाई ही नहीं देता, जिन बच्चों को उसी के स्कूल में रखना चाहिए। तो दोस्तों बच्चे को अगर उसी स्कूल में रखोगे जहां सारे बच्चे इसी प्रकार के हैं तो एक समावेशी शिक्षा नहीं कहलाएगी। जबकि इस समय जो शिक्षा चल रही है एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए गलत होगा। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ उठा पाएगा, केवल वाला आंसर हमेशा गलत होता है, ये आंसर आपका राइट नहीं होगा। ऑप्शन सी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ऑप्शन डी है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता, ऐसा ऑप्शन गलत होगा। जो कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं है, यदि हम उस बालक को क्या करें, बहुत अच्छा कर सकता है यदि हम उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराएं। यदि हम उस बालक को क्या कर दें, उपयुक्त साधन यानी कि उसको जैसे सुनने के लिए कुछ उपकरण दिलवा दें ताकि उसको ठीक से सुनाई दे पाए, तो वह बहुत अच्छा विद्यालय में कर पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। क्या कहा दोस्तों, प्रतिभावान शिक्षार्थी की एक विशेषता को बताना है आपको। ऑप्शन वह आक्रामक और कुंठित होता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, हो सकता है आंसर। ऑप्शन सी वह बहुत ही तुनक मिजाज है, जरा में चढ़ जाता है, जरूरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना डोलना, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती, क्योंकि बच्चा कैसा है, प्रतिभावान, इस बात को ध्यान रखना, प्रतिभावान बच्चा है तो अधिक चुनौतीपूर्ण अगर उसकी गतिविधियां नहीं होंगी वहाँ पर तो वह अपने आप को कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, यानी एक कक्षा में शिक्षिका है और वह शिक्षिका अपनी कक्षा में अधिगम को बढ़ाना चाहती तो वह क्या करेगी। ऑप्शन ए अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर अपनी कक्षा का अधिगम यानी टीचिंग जो अधिगम को बढ़ा पाएगी, लर्निंग को बढ़ा पाएगी। ऑप्शन बी ड्रिल और अभ्यास के द्वारा हो सकता है, वह अपने शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर के हो सकता है। ऑप्शन डी विषय वस्तु को
विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। दोस्तों आपको सुइटेबल सबसे ज़्यादा बढ़िया आंसर आपको देना है। वैसे तो सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा आंसर जो आपको है वो देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यदि वह क्या करे, वस्तुओं को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके जोड़कर बताएगी तो क्या होगा, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। देखो दोस्तों, छोटी छोटी उपलब्धियों पर बच्चे को अगर पुरस्कार दोगे तो बच्चा एक दिन ऊब जाएगा, छोटी छोटी पुरस्कार पाकर भाई ऊब जाएगा, तो थोड़े समय के लिए तो ये सही है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये सही नहीं है। भाई ड्रिल अभ्यास, बहुत सारा अभ्यास कराना भी गलत होता है। बहुत सारा अभ्यास करा करके बच्चों को हम ज़्यादा दिन तक नहीं सिखा पाएंगे। और बच्चों में कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं करानी, ये आंसर हमेशा गलत होगा। अगर बच्चों में कंपटीशन कराएंगे आप तो यह हमेशा आंसर गलत होगा। तो दोस्तों जब हम बच्चे विद्यार्थियों को अपने जीवन के साथ संबंधित करके, जो उसके आस पड़ोस की चीज़ों के साथ जो उसने देखी है, जो उसने पहले से देख रखी है, उनके साथ अगर संबंधित करके हम उनको पढ़ाएंगे तो वह एक अच्छा अधिगम, प्रभावी अधिगम कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। ऑप्शन 2 है, बच्चे समस्या समाधान करता हैं। ऑप्शन 3 है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं। ऑप्शन 4, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो दोस्तों इसको तो बिल्कुल आंसर साफ साफ है, बहुत सरल है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं, ये आंसर गलत होगा। बाकी आंसर सारे आपके सही हैं। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, बच्चे खोजबीन कर करके समस्या का समाधान निकालते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। वैज्ञानिक हैं, बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक। जीन पियाजे के अनुसार छोटे बच्चे क्या हैं, छोटे बच्चे भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं। और बच्चे पर्यावरण के निष्क्रिय अन्वेषक हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी 2, 3 और 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास, संप्रत्यात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल, दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? आप बच्चे भी कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते हैं तो कौन सी विधि प्रभावी होगी? ऑप्शन ए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना प्रत्ययों को अपने आप साझा करना चाहिए। बिना संदर्भ के दिए बच्चा नहीं सीख पाएगा ना, ये तो आंसर गलत हो जाएगा। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचार को सही विचारों में बदलना। दोस्तों हम बच्चों को रटने के लिए कभी नहीं प्रेरित करेंगे। हम बच्चों को रटने वाला प्रश्न हमेशा उत्तर गलत होगा। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना हो सकता है। ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दोस्तों हम बच्चों को दंड तो दे ही नहीं सकते, दंड तो बिल्कुल नहीं दे सकते। तो आंसर जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत सारे अगर उदाहरण देंगे, बच्चों को उदाहरण दे दे करके समझाएंगे चीज़ों को और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग, देखो तर्क शक्ति का प्रयोग बच्चों के लिए करने के लिए कहेंगे तो बच्चा क्या होगा, प्रोत्साहित हो सकता है। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हमेशा तर्क शक्ति जिसमें बच्चे में लग रही हो, तर्क शक्ति बच्चे में बढ़ रही हो, तो वो आंसर हमेशा आपका क्या होगा, राइट होने वाला है। आइए बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब कौन सा प्रभावी वातावरण होगा? ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। बाकी ये लिखा है टीचर का शिक्षा अधिकार, यानी शिक्षक एकाधिकार करेगा, तो ये टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, ये तो गलत आंसर हो जाएगा। और जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है। तो केवल हम बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित की केवल शिक्षा देने भेजते हैं और बाकी सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे? गलत। यहाँ सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों में निष्क्रिय नहीं रह सकते। ऑप्शन ए आंसर इसका क्या होगा, राइट जवाब होगा। बच्चों के संवेगात्मक आवश्यकताएं, जहां बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, वे बच्चे अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है, ये सबसे प्रभावी तरीका होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? दोस्तों क्या कहा कि शिक्षिका को क्या कहना चाहिए जिससे बच्चे आंतरिक रूप से, भीतरी रूप से क्या हो, प्रोत्साहित हो जाएं। ऑप्शन ए, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, यानी कोई बालक है उसके करने से पहले इसे समाप्त कर लो, ये कहना चाहिए ताकि बच्चा आंतरिक रूप से प्रोत्साहित हो। ऑप्शन बी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया है। हम दोस्तों दूसरे से तुलना कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि देखो उसने सबसे अच्छा सही कर लिया, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। ये आंसर बिल्कुल गलत होगा दोस्तों।
ऐसा आंसर जो बच्चों को तुलना करवाए वो हमेशा आंसर गलत होता है। ऑप्शन सी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी, ये तो बाहरी अप्रेरणा है, बाहर से बच्चा प्रेरित होगा टॉफ़ी दोगे तो। अब ऑप्शन डी की बात करें, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ये दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसे आप करने की कोशिश करो, आप क्या कर जाओगे, सीख जाओगे, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। और अगर ऑप्शन ए की बात करें तो चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो, अब ये भी क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंसर इसका जो होगा वह डी आंसर होगा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें। वही आंसर दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर से आंतरिक बच्चों को क्या करना है, आंतरिक रूप से हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो आप कौन सा उत्तर चूज करेंगे, कौन सा आप बच्चों से प्रश्न करेंगे। आंतरिक रूप से अगर हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो ऑप्शन ए, उनमें चिंता और डर पैदा करके, बच्चों में डर पैदा करेंगे, बिल्कुल नहीं। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, देखो प्रतियोगिता परीक्षण से हम बच्चे के अंदर क्या नहीं कर पाएंगे, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर हो सकता है। और ऑप्शन डी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। देखो दोस्तों, जो अस्थायी रूप से अगर हम बच्चों को क्या करते हैं, इनाम वगैरह देते हैं तो ये थोड़े समय के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में मदद करके। अगर बच्चे के व्यक्तिगत उनके खुद के लक्ष्य निर्धारित कर दें और उसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को हेल्प करके उनमें निपुणता उनमें दिला दें, तो बच्चे क्या होंगे, एक आंतरिक रूप से प्रेरित हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यानी प्रारंभिक कक्षा है और प्रभावशाली शिक्षक के उद्देश्य हेतु विद्यार्थियों को आप कैसे प्रेरित करेंगे। पहला, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, यह आंसर होगा आपका। ऑप्शन बी, रटकर याद करें। रटने वाला हमेशा दोस्तों आंसर क्या होगा, गलत होगा। रटकर याद करने के लिए आप कभी नहीं कहेंगे बच्चों को। दंड नहीं देंगे बच्चों को, दंडात्मक उपाय का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, बच्चों के लिए हम अच्छे अंकों के लिए कभी नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों को हम क्या करेंगे, जिज्ञासु बनाएंगे। जिज्ञासु सीखने के लिए ही हम बच्चे के लिए सीखना पसंद करें, ऐसा आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए आंसर इसका राइट होगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो प्रभावशाली विद्यालय की एक प्रथा है। प्रभावशाली विद्यालय कैसे आप मानेंगे, किसे मानेंगे। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों फिर से देखो, तुलना की जा रही है, निरंतर हम तुलनात्मक मूल्यांकन करेंगे। बच्चों में क्या तुलना करेंगे, बच्चों में तुलना वाला आंसर हमेशा हमने कहा गलत होता है। शारीरिक दंड देने से बिल्कुल बचेंगे, ये भी आंसर आपका गलत होगा। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और ऑप्शन डी, प्रतियोगात्मक कक्षा। देखो प्रतियोगिता फिर से आ गई, फिर हम इसे काटेंगे, कंपटीशन नहीं कराएंगे बच्चों में, और आंसर आपका जो बचा है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम कराएंगे व्यक्तिगत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है। सिर पदाभिमुख को बता दें तो दोस्तों सिर से पैर की ओर, सिर पदाभिमुख सिर से पैर की ओर, ऐसा विकास जो सिर से पैर की ओर हो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। सिर पदाभिमुख का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। तो सिद्धांत की व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, यानी विकास जो है सिर से पहले बच्चे का सिर बनता है, सिर का विकास होता है और फिर बाकी सारी चीज़ें का विकास होता है। तो ये सिर पदाभिमुख कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है, जिसमें बच्चे को जो भी सिखाएं। संवेदनशील का मतलब होता है बच्चे को बहुत ही ध्यान देने योग्य बात होती है, क्योंकि बच्चा बहुत संवेदनशील होता है और उसमें बच्चे को जो सिखाओगे बच्चा क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऐसा समय जो ऑप्शन है जन्म पूर्व का समय, ऑप्शन बी मध्य बचपन का समय, ऑप्शन सी वयस्कावस्था और ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन का समय। दोस्तों आपको इसमें आंसर टिक करना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वह होगा ऑप्शन डी, यानी प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन यानी शैशवावस्था मान लेते हैं। शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वह 0 से 2 वर्ष होता है। 0 से 2 वर्ष का जब बालक होता है तो वह शैशवावस्था होता है, और प्रारंभिक जो बचपन का समय होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, बच्चे का जो बहुत संवेदनशील होता है, भाषा के लिए अगर बात करें तो ये बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है।
यानी प्रारंभिक बचपन का समय, शैशवावस्था के बाद का टाइम थोड़ा सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद के असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। कैसी असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है? उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी उसकी क्या बहुत संभावनाएं हैं कि क्षमताएं उसकी जो होंगी लड़की की, दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। आनुवांशिकता, वातावरण, वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्योंकि उसके माता पिता दोनों क्या हैं, दोनों माता पिता उसके क्या हैं, खिलाड़ी हैं, और फिर उसका पर्यावरण जैसा है वैसे ही उसके बीच ही वह क्या करेगी, अपने आप को ढाल पाएगी। बहुत संभावना है कि वह आनुवांशिकता और पर्यावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को सक्षम बना पाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? दोस्तों सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण को समझ लेते हैं। सामाजिकरण ऐसा गुण होता है जिसमें बच्चे समाज से रहन सहन सीखते हैं। समाज के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सारे कार्यों को, आदतों को, संस्कृति को, भाषा को, जो सारे के सारे जो बच्चों को एक सामाजिक बनाता है वह क्या कहलाता है? सामाजिकरण गुण कहलाता है। तो सामाजिकरण के गौण वाहक कौन है? गौण मतलब सेकेंडरी। तो परिवार और आस पड़ोस, विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, और ऑप्शन डी परिवार और रिश्तेदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सेकेंडरी की बात कर रहा है तो सेकेंडरी इसका, अगर परिवार, अगर प्राथमिक की बात करें तो परिवार और आस पड़ोस, ये क्या है दोस्तों? प्राथमिक स्रोत है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्राथमिक स्रोत है वह क्या है? प्राइमरी स्रोत है वह परिवार और आस पड़ोस है। तो दोस्तों परिवार किस में आ रहा है? विद्यालय और आस पड़ोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय और आस पड़ोस। इसमें देखिए दोस्तों परिवार के निकटतम सदस्य आ जाएंगे तो ये भी क्या होगा? एक प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। इसमें तो परिवार ही आ जाता है। परिवार जो है वह एक प्राथमिक स्रोत है सामाजिकरण का, और इसमें देखो परिवार और आस पड़ोस तो आई गया, ये तो प्राथमिक स्रोत हो गया। तो आंसर कौन सा बचा? विद्यालय और आस पड़ोस। विद्यालय और आस पड़ोस ये सेकेंडरी गौण वाहक होते हैं सामाजिकरण के। प्राथमिक परिवार और आस पड़ोस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। देखो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अगर समझे संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृत विकास सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि बच्चा जो होता है समाज से अननोन क्रिया करके, समाज से क्या करेगा? वह अननोन क्रिया करके चीज़ों को लर्न करता है, सीखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक अननोन क्रिया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होगा बच्चे का वह सामाजिक अननोन क्रिया से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? अब ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि अगर हम, यदि वह बालक ऐसा सोचता है तो, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके पिता माता आप पर गर्व करेंगे, ये स्टेटमेंट है, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आएगा? उन्होंने जो स्टेजें दी हैं, 3 स्टेजें दी हैं, तीनों स्टेजों में से किस स्टेज पर आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपको दोस्तों बताना है। इसका ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन, ऑप्शन सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। आपको दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों होगा सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दोस्तों याद रखना है जीन पियाजे के अनुसार पूछ रहा है आपसे। कह रहा है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका राइट आंसर यही दोस्तों हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इन्होंने दोस्तों जीन पियाजे महोदय ने क्या दिया? खोज का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने खोजबीन का सिद्धांत दिया है और बच्चे, इन्होंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वे क्या करते हैं? अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं
और जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा, स्कीमा क्या होता है दोस्तों? स्कीमा की अगर बात करें तो स्कीमा हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे सूचनाओं के पैकेट्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। याद रखना है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? यानी जो स्कीमा है हमारे स्कीमा निर्माण में यदि हम क्या करें? वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना, नवीन जानकारी में, इसको ध्यान रखना, नवीन जानकारी में संशोधन करना, इस बात को आपको अंडरलाइन करना है, नवीन जानकारी में संशोधन। तो दोस्तों जैसे ये कह रहा है कि अगर नवीन जानकारी में संशोधन करेंगे और नवीन जानकारी के आधार पर हम पुरानी योजनाओं में संशोधन करेंगे के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखो दोस्तों, जब हम अपने स्कीमा में नवीन जानकारी में संशोधन करेंगे, यदि हमारे पास कोई पहले से दिमाग में कोई पिक्चर बनी है किसी चीज़ की, जैसे हमने दोस्तों एक बिल्ली को देखा और उसके दो कान हैं, उसके 4 पैर हैं और दोस्तों उसकी आवाज़ जो है म्यू की है। अब एक बालक ने पहले ये बिल्ली को, और ये इसका जो कलर है वो रेड है, इसका जो कलर है दोस्तों वह रेड है। अब ये बात बच्चे के दिमाग में फीड है, इसको इस बात का पता है कि बिल्ली जो होती है लाल होती है और 2 कान होते हैं और एक पूंछ होती है और 4 उसके पैर होते हैं। अब ये बात बच्चे को पता है, और जब वह उसने इसी प्रकार की एक दूसरी बिल्ली देखी ब्लैक, तो उसने कहा कि ये तो ब्लैक बिल्ली है। अब उसने देखा कि उसने अपने मस्तिष्क में जो रेड बिल्ली देखी तो उससे मैच किया। अब वह इस बात को संशोधित कर रहा है। अब उसे बताया गया कि भाई ये लाल बिल्ली भी हो सकती है और रेड बिल्ली भी हो सकती है। अब उसने क्या किया, जो रेड बिल्ली में अपना क्या कर लिया, रेड बिल्ली को संशोधित करके अपने मस्तिष्क में संग्रहित कर लिया। अब उसने जो नई जानकारी है यानी जो ब्लैक बिल्ली देखी उसमें क्या किया, उसने ब्लैक बिल्ली में संशोधन करके अपने मस्तिष्क में संग्रहित किया। इसी चीज़ को क्या बोलेंगे हम? इसी चीज़ को बोलेंगे हम समावेशन। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? समावेशन। अच्छा, अब दोस्तों दूसरी बात क्या कही? अब कहा कि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करना, यानी कि जैसे आपके पास जानकारी पहले से, नवीन जानकारी कोई भी है, अब उसके आधार पर आप क्या करें? पुरानी योजनाओं में संशोधन करना है। जैसे आपको बिल्ली के बारे में पहले से पता था, बच्चे को। अब उसे मालूम था बिल्ली 2 कान होते हैं, लाल, काली, पीली, हर तरीके की बिल्ली होती है, उससे सब बिल्ली के बारे में पता था। अब उसने एक कुत्ता देखा, अब उसने कुत्ते को देखा तो उसके भी 2 कान, उसके भी 4 पैर और दोस्तों उसकी भी एक पूंछ। अब वह क्या कर रहा है? अब वह पुरानी जो जानकारी है उसने देखा कि बिल्ली और ये तो कुत्ता है, ये म्यू कर रही है, ये भौं कर रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्ली तो हुई नहीं। अब वह पुरानी जानकारी में संशोधन कर रहा है। अब वह पुरानी जानकारी है, उसे लग रहा था कि जिसके 2 कान और 4 पैर और एक पूंछ है वह क्या होगी? बिल्ली होगी। लेकिन अब वह क्या कर रहा है? वह बालक अपनी स्कीमा में परिवर्तन कर रहा है। जो पहले वाली स्कीमा थी जिसमें उसे पता था कि अगर ऐसा है तो वह क्या होगी? एक बिल्ली होगी। तो वह अब बिल्ली वाली स्कीमा में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। अब कर रहा है कि अगर वह थोड़ी सी हाइट ज़्यादा हो और उसकी आवाज़ भौंकने की हो तो वह क्या होगा? कुत्ता होगा। अब उसने क्या किया? यानी पुरानी योजनाओं में संशोधन किया। तो इसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? समावेशन और समायोजन के रूप में जानते हैं। समावेशन और समायोजन, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए खोज को प्रोत्साहन देता है, ऑप्शन बी नियामक है, ऑप्शन सी समावेशन को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन डी आवृत्ति को बढ़ाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। हमेशा खोज वाला जो ऑप्शन होगा, अगर पॉजिटिव में पूछा जाए तो वो हमेशा राइट होगा। प्रगतिशील शिक्षा की बात कर रही, अगर बच्चा खोजबीन करके बच्चा सीखेगा तो अधिक स्थायी हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन ए हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों, ऑप्शन बी बुद्धि को केवल बुद्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, ऑप्शन डी क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर ही नहीं बदलती। तो दोस्तों
हावर्ड गार्डनर की अगर बात करें तो हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया और इसमें मूल रूप से 7 बुद्धियां बताई थीं। इसके बाद 2 और ऐड हो गई, अब टोटल 9 बुद्धियां हो गई। और इनके अनुसार दोस्तों क्या होगा कि एक शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से क्या करे, पढ़ाए और बुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा सी। दोस्तों हावर्ड गार्डनर पर हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। ध्यान रखना दोस्तों, वह एक लड़की है, वह टी शर्ट को तह कर रही है और अपने आप से बातें भी कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब इसके बारे में 2 लोगों ने बात करी है, जीन पियाजे ने और लेव वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे द्वारा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करते हैं। यानी दोनों लोग कहते हैं कि बच्चा क्या है, अहम केंद्रित है। नहीं दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका राइट आंसर होगा। एक बालक जो अपने आप से बात करता है उसे दोस्तों जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा, अहम केंद्रित भाषा कहा। एक बालक जो अपने आप से ही, छोटा बालक है 3-4 साल का और वह अपने आप से बातें करते करते क्या कर रहा है, काम करते करते बातें भी कर रहा है, तो इसे जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा, अहम केंद्रिता कहा कि बच्चा क्या है, सेल्फिश है। जबकि दोस्तों वाइगोत्स्की महोदय ने इसे क्या कहा है, वाइगोत्स्की महोदय ने कहा कि नहीं, बच्चा सेल्फिश नहीं है। उन्होंने क्या कहा, ये एक प्राइवेट स्पीच है जिससे बच्चा क्या करता है, अपनी भविष्य की योजनाओं को निर्माण करता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है। तो दोस्तों ये जो आंसर बी आंसर इसका हुआ, राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। आइए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। लिंग है दोस्तों, लिंग है, लिंग क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जैविक सत्ता, ऑप्शन बी शारीरिक संरचना, ऑप्शन सी सहज गुण और ऑप्शन डी सामाजिक संरचना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों लिंग को आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में ये लिंग क्या है। अगर दोस्तों इंग्लिश में जेंडर लिख के आ रहा है, जेंडर, तो इसका आंसर दूसरा होगा। और अगर सेक्स लिख के आ रहा है दोस्तों तो इसका आंसर दूसरा होगा। अगर दोस्तों जेंडर लिख के आ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। क्या कहा दोस्तों, लिंग इंग्लिश में आपको देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में क्या है। अगर जेंडर लिख के आ रहा है तो आपको लगाना है सामाजिक संरचना, और अगर इंग्लिश में लिखा है सेक्स तो दोस्तों आपको आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सामाजिक सत्ता। दोस्तों जेंडर क्या होता है, जेंडर यानी सामाजिक संरचना होती है। जैसे समाज ने इसको बना दिया कि लड़कियां हैं तो शर्ट नहीं पहन सकती, लड़कियां हैं तो बर्तन साफ करेंगी या घर का खाना बनाएंगी, ठीक है, या मार्केट नहीं जा सकती। तो ये क्या है, अगर जेंडर दिया है तो ये क्या है, एक सामाजिक संरचना होगी। तो इस आप इंग्लिश के वर्ड के अनुसार आप इसको लगाएंगे। और अगर सेक्स लिखा है तो ये क्या होगी, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि जैविक सत्ता हो जाएगी। आई थिंक बात आपको क्लियर हो पाएगी कि अगर लिंग, अगर जेंडर दिया है तो जेंडर के लिए सामाजिक संरचना, और अगर सेक्स दिया है तो उसके लिए हम जैविक सत्ता लगाएंगे। ये आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। आई थिंक बात क्लियर हो पाई होगी।